राव खालिद साहब, आपको क्या लगता है मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन वाला मामला, पहले तो ये कि ये क्या वाकई इतना संगीन मसला है, और अगर है तो फिर उसको रेगुलेट करने के लिए इस तरह का बिल पास करना आप समझते हैं कि जस्टिफाइड है या फिर पॉलिटिकल मोटिव्स हैं, जैसे कि सलमान साहब भी कह रहे हैं? देखिए, जस्टिफाइड तो बिल्कुल नहीं है। हमारे मुल्क में ये इस पे डिबेट मुशर्रफ के दौर में भी हुई, उससे पहले भी हुई, उसके बाद भी हुई। बुनियादी तौर के ऊपर जो दुनिया भर में इसको टैकल किया जाता है, टीवी और अखबार के हवाले से मैं बात करूँ, मैं सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहा। वो डेफामेशन का जो लॉ है आपका, वो इसको कैटर करता है कि अगर आपने कोई गलत खबर दी है, किसी के खिलाफ गलत खबर दी है, किसी इवेंट को गलत रिपोर्ट किया है, तो उसको जिसको नुकसान पहुंचा है वो आपके खिलाफ डेफामेशन पे जाता है। और मुशर्रफ के दौर में भी हुआ, उसके बाद डेफामेशन के लॉ में कुछ चीज़ें भी चेंज की गई। तो बुनियादी तौर पे ये है। सोशल मीडिया के हवाले से जो फेक न्यूज़ का बुनियादी तौर पे है, नाम तो ये उसी का ले रहे हैं, लेकिन एम्पावर किसको कर रहे हैं? किसी ने बुला के कहा कि जी ये नहीं होगा आज से, तो वो रुक गया। तो इसके लिए कानून की क्या ज़रूरत है? कानून अगर आप बना रहे हैं तो इसका मतलब है उसका फ़ायदा कोई नहीं। हमारे यहाँ इम्प्लीमेंटेशन का हमेशा से प्रॉब्लम रहा है, राइट या रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन। कानून मौजूद नहीं है लेकिन इम्प्लीमेंट होता है। जो डिसइन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन की जब हम बात करते हैं, अभी आज़म खान साहब के हवाले से जो उनका बयान अल्फी 164 का बयान आ गया जी, किसी ने एक ट्वीट बना के भेज दिया, सारे हर जगह पे वो ट्वीट भी हो गया, हर जगह पे चल गया जी। अब इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे? कोई किसी ने बताया किस मजिस्ट्रेट के सामने हुआ है, आज़म खान साहब ने खुद उसको इंडोर्स किया, हाँ मैंने ये बयान दिया है, या इस किसी को बात हुई है, तो इसको किस कैटेगरी में डालेंगे? किसको हम आए दिन हमें बताया जा रहा होता है ये चला दे, ये चला दे, लेकिन हमारा नाम ना आए। ये हुकूमत भी यही काम कर रही होती है। तो ये डिसइन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन, उसके बाद फिर सिलेक्टिव एप्लीकेशन जो हमारे यहाँ होती है, ठीक है। वो कहते हैं कि तुम्हारी जुल्म में पहुंची तो नूर कहलाई, वो तीरगी जो मेरे नाम आए स्याह में थी। एक चैनल चलाता है तो वो मिस इन्फॉर्मेशन होगी, दूसरा चलाता है तो वो डिसइन्फॉर्मेशन होगी। एक चैनल को कहा जाएगा नहीं आप करेक्ट कर ले, माजरत कर दे, दूसरे को कहा जाएगा कि बंद कर। देखिए, जो ओवरऑल सूरत हाल है उसका नक्शा इस किस्म का लग रहा है कि PDM जो है और जो भी स्टेक होल्डर हैं वो अंधेरे कमरे में काली बिल्ली पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और एक दूसरे को, किसी की आंख में उंगली लग रही है, किसी की टक्कर हो रही है कोई, तो आप आपस में यानी जो उनका हाल हुआ है इस वक्त, तो वो मुझे तो वो लग रहा है इस वक्त जो सूरत हाल इलेक्शन के हवाले से है। क्योंकि जब असेंबली डिज़ोल्व हो जाएगी तो थोड़ा बहुत लीवे जो है, जो रोज़ जाके ये इफ्तिताह कर रहे हैं, तख्तियाँ लगा रहे हैं और तकरीरें फरमा रहे हैं, वो भी ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद तो फिर आपको पॉलिटिकल एक्टिविटी करनी पड़ेगी, जलसे जुलूस करने पड़ेंगे जी। बिल्कुल, 2 तो बहुत कम है, 2 तो मिनिमम है। आप कह रहे कि अगर शरकपुर का फ्लाइट कैंसिल ना हो जाए तो वो तो मिनिमम है। तो वो ये बिल्कुल कन्फ्यूज्ड सूरत हाल है। बुनियादी मसला यही है कि जो रिज़ल्ट, वो मुस्बत नतीजा ज़ियाउल हक़ के बकौल, वो जब तक उनको नज़र नहीं आएगा इनकी तसल्ली और तशफ़ी नहीं होगी। अब उसमें बहुत सी चीज़ें हैं। मतलब मौलाना फजल रहमान साहब चाहते हैं कि इलेक्शन आगे हों, 6 महीने और लग जाए उनकी दिहाड़ी। KP में उनके वो बैठे हैं अजीज़, वहाँ गवर्नर और बाकी जो लोग हैं। इसी तरह से शहबाज शरीफ साहब शायद चाहते हैं कि टाइम पे हो जाएं और मियां नवाज शरीफ के आने से पहले कुछ ना कुछ यहाँ पे हो जाए और वो फिर दोबारा से उम्मीदवार बन जाएं। और यार इतना कम टाइम हो कि मियां साहब, नवाज शरीफ साहब 15 सितंबर से पहले तो नहीं वापस आने वाले ना, राव खालिद साहब, आपको पुट ना कर सके, कहा यह जा रहा है। और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट बात है। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि आप एक चीफ जस्टिस जो अभी आए नहीं हैं उनको पहले से कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है कि उनको एक शख्स से, एक तारीख से, एक ख़ास वो कह लें फेवरेटिज्म जैसे होता है कि उस हवाले से उनको कहा जा रहा है कि वो कर रहे हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात बड़ी है, अगर हम स्टैंड बाई एग्रीमेंट के साथ जाएं, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके कई दफ़ा, तो उसमें कुछ कंडीशनैलिटीज़ जो हैं, जिसको इसहाक डार से जियोपॉलिटिक्स कहते हैं, उसमें इस किस्म की है कि आपकी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो इलेक्शन के बगैर नहीं आ सकती। तो क्या हमारे पास ऐसा अरेंजमेंट है कि हम बगैर इलेक्शन कराए और IMF का स्टैंड बाई एग्रीमेंट भी, हम अरेंजमेंट भी ख़त्म करके तो अपने आप को इकोनॉमिकली स्टेबल रख सकते हैं या मामला को आगे चला सकते हैं, जो कि मेरा नहीं ख्याल के बहुत आसान होगा। क्योंकि जैसे आप स्टैंड बाई एग्रीमेंट से बाहर जाएंगे, एकदम से आपका रुपया भी क्रैश करेगा, आपका जो इंटरनेशनल जो कह ले के विहार होता है कारोबारी, वो भी ख़त्म होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी किसी तरीके से, लोग आपके साथ बिजनेस नहीं करेंगे, जिन्होंने उधार लेना है वो आपके दरवाजे पे आके बैठ जाएंगे कि हमें दें। तो वो जो उनके जो शराइत है, उससे मुझे लग रहा है कि प्रेशर है कि इलेक्शन कराया जाए।
ठीक है। तो इलेक्शन किस तरह से होने हैं उसके लिए जो काविशें हो रही हैं, जो नाकाम काविशें मैं कह रहा जो हो रही हैं, वो तो नहीं लगता कि कोई रिजल्ट इनकी मर्जी का आएगा। तो देखें अब क्या आखिरी हरबे के तौर पे ये क्या तरीका इख्तियार करते हैं कि जान बच जाए किसी तरीके उस शख्स से जिससे ये बचना चाह रहे हैं। खालिद साहब, आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि जो प्रोपेगेंडा के हथियार के तौर पे इस साइफर को अब इस्तेमाल किया जा रहा है, पहले तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर ये इल्ज़ाम लगता था कि इन्होंने हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया, अब जो हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, आपको लगता है कि जो PTI का वोटर है वो भी इसको इसी तरीके से लेगा जैसे हुकूमत दिखाना चाह रही है, बताना चाह रही है? देखिए, हुकूमत के लिए प्रॉब्लम ये है कि वो बार बार एक बयानिया बनाने की कोशिश करते हैं और बार बार उसमें नाकाम होते हैं। बुनियादी बयानिया उन्होंने क्या बनाने की कोशिश की, एक हमारे सहाफ़ी साथी थे जो हुकूमत को प्यारे हुए, हुकूमती तर्जमान बने और फिर मरियम औरंगज़ेब साहिबा से लड़के वापस दोबारा से सहाफ़ी बन चुके हैं। उन्होंने एक नैरेटिव शुरू किया था, अभी भी वो जब ट्वीट करते हैं तो उसी से शुरू करते हैं, और ये साबित करने के लिए वो हर चीज़, ये धूल इतनी उड़ाई जाती है। ओ देखे जी, हमने कहा था साइफर में उन्होंने झूठ बोला, हमने कहा था अलकादर में उन्होंने झूठ बोला, इद्दत के मामले पे झूठ बोला जी, देखे अब ना 190 मिलियन पे झूठ बोल दिया उन्होंने, और वो ज़िले शाह में उसमें झूठ बोल दिया। तो बुनियादी तौर पे एक जो नैरेटिव है वो ये बिल्ड करने की कोशिश की उन्होंने, अपने ज़रखेज़ जहन से उन्होंने ये एक चीज़ दी सोशल मीडिया को जो गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है, गवर्नमेंट के वज़रा को। और आप पिछले 1.25 साल में देखें, उनके पूरा फोकस ये है कि PTI के चेयरमैन झूठ बोल रहे हैं, झूठे हैं, ये है वो। ठीक है, बात यह है कि किसी दूसरे को झूठा कहने से आप सच्चे नहीं होंगे, आप अपना सच बताएं, आप कितने सच्चे हैं, आपने कितनी रसीदें दी, आपने कितने सच बोले। साइफर के मामले के ऊपर ये एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि साइफर आया था, साइफर में ब्लेटेंट इंटरफेरेंस थी पाकिस्तान के मामलात में, उसकी कंडमनेशन हुई, अमरीकी सफ़ीर को डिमार्च किया गया, और हमारी तारीख है कितनी दफ़ा हमने डिमार्च किया, शायद सलाला पे किया था हमने एक दफ़ा, और ये दूसरी दफ़ा ये किया है। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में कोई अमरीका को इस किस्म का डिमार्च करने की कोई हिस्ट्री मौजूद है। ठीक है, फिर हम जब उसकी वाक़याती शहादत पे जाते हैं, जो चेयरमैन PTI बार बार कहते थे कि ये इस तरह से किया गया, इस तरह लॉबिंग की गई, सारा कुछ उसी के मुताबिक सारी चीज़ें हुई हैं, 100% वही हुआ है। और अगर उसको पॉलिटिकली इस्तेमाल किया गया, वो हक बनता है। मैं आपको, इनको शायद तारीख याद नहीं है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब जमात बनाई थी और अयूब खान से अलहदा हुए थे, ताशकंद मुआहदे को उन्होंने इस्तेमाल किया था, जगह जगह तकरीर जाके, ज़फ़र लाली साहब को यकीनन याद होगा, जगह जगह जाके तकरीर करते, ताशकंद मुआहदे में मुल्क का सौदा हो गया, मैं राज अफशा कर दूंगा, मैं इस तरह कर दूंगा। उसके बाद जब 77 में उनके खिलाफ तहरीक शुरू हुई, उस वक्त उन्होंने हेनरी किसिंजर का एक राजा बाज़ार में सो कॉल्ड ख़त लहराया था, ये ख़त आया, धमकी आई है मुझे, और ये इस तरह। तो बात ये कि क्या मजाक यानी हम बना रहे हैं अपना, इस तरह से इलेक्शन थोड़े जीते जाते हैं। आप चेयरमैन PTI को झूठा साबित कर देंगे तो इस तरह थोड़े इलेक्शन, लोग जब तक आपके सच पे यकीन नहीं करेंगे, खुद ही बनाना पड़ेगा और वो अपनी परफॉर्मेंस से बनाया जा सकता है।